अच्छा जी, हम प्रैक्टिस सेशन है ये हमारा। जिस तरह हमने पहले कुछ प्रैक्टिस सेशन किए थे, उसी सिलसिले को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और उम्मीद है कि ये आखिरी प्रैक्टिस सेशन होगा, या इसके बाद अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो हम एक आधा प्रैक्टिस सेशन और अरेंज कर लेंगे। तो इसमें कुछ टॉपिक आपके रह गए थे। आवाज़ क्लियर नहीं आ रही आप लोगों को? ओके जी। अच्छा, इसमें कुछ टॉपिक हमारे रह गए थे। आप लोग जो रेगुलर साथ प्रैक्टिस सेशन हमारे कवर कर रहे हैं उनको आइडिया हो गया होगा कि जो हमारे कंपनीज एक्ट का पोर्शन था उसमें से काफ़ी एरियाज हमारे रहते थे। बाकी अदर लॉज और रेगुलेशंस जो थी हमारी, वो पोर्शन हमने कवर किया था मुख्तलिफ प्रैक्टिस सेशन में। तो आज के प्रैक्टिस सेशन में कंपनीज एक्ट के कुछ एरियाज कवर किए हैं, और जो इम्पोर्टेंट एरियाज हैं उनको कवर किया है, जो आई कैप हर दफ़ा पेपर में लाजमी टेस्ट करता है। तो कुछ क्वेश्चन है आपकी प्रैक्टिस के लिए। इसके अलावा अगर कोई मटेरियल होगा वो भी आपके साथ शेयर हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिस सेशन हम ये क्वेश्चन आप करें, इंशाल्लाह इनसे उम्मीद हमें हेल्प मिलेगी। और इसको हम एक एग्जाम टेक्निक, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि अगर एग्जाम में हमारे सामने इस तरह क्वेश्चन आ गए तो हम इसको किस तरह लेके चलेंगे। तो चलते हैं जी हमारे क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपके सामने है जेरी लिमिटेड का। आप इसको पढ़ें, अपना रिक्वायर्ड जो टाइम है वो लें, और इसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं फिर कि इसको हमने किस तरह सॉल्व करना है मिनिमम टाइम में मैक्सिमम मार्क्स के लिए, किस तरह हम इसको लेके चलेंगे वो फिर हम डिस्कस करते हैं। अपनी बुक्स अपने पास रखना ना भूलें, जो आपने एग्जाम में लेके जाना है। जो ऑर्डिनेंस आपके हाथ में वहां पे होगा वो भी अपने पास रखें। जहां जरूरत पड़ती है वो बुक ओपन करें, उससे साथ रिलेट करें इन चीज़ों को। जो आपकी एग्जाम में अप्रोच होनी है क्वेश्चन करते हुए, सेम उसी अप्रोच के साथ अभी आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अपने पास पॉइंट्स नोट करें। आपके पास जो रिक्वायर्ड टाइम है वो आपके पास है। इसके बाद फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब आप इसको देख रहे हैं कि 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है हमारे सामने। तीनों पार्ट्स इसके, तीनों रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो मिला के 10 मार्क्स इसके बन रहे हैं। तो 10 मार्क्स के लिए आपको आइडिया है कि हमारे पास मैक्सिमम टाइम जो होगा 15 मिनट होंगे हमारे पास। जो आपने अपना टाइम कैलकुलेट करना है स्टार्ट में, तो उससे ज़्यादा टाइम आपने किसी क्वेश्चन के ऊपर नहीं लगाना, बशर्ते कि आपको ये कंफर्म हो कि मेरे मार्क्स बड़े कंफर्म है, इसमें जो मेरा पोर्शन पीछे रह गया है वो मेरा बिल्कुल ठीक चल रहा है और इसके मार्क्स मैंने पूरे लेने हैं। लेकिन अगर आप फंसे हुए हैं किसी क्वेश्चन में, आपको समझ नहीं आ रही, आपको मुश्किल पेश आ रही है, तो आप उस क्वेश्चन को वहीं पे छोड़ेंगे और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, ताकि आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन के इजी मार्क्स हैं वो आप गेन कर सकें। अच्छा, क्वेश्चन जेरी लिमिटेड के ऊपर है। जेरी लिमिटेड में उसने एक हमें सिनेरियो बना के दे दिया, नीचे 3 रिक्वायरमेंट्स दे दी। जब पूरा क्वेश्चन पढ़ा तो हमें समझ आई कि ये क्वेश्चन डायरेक्टर्स के रिमूवल के ऊपर है। जब डायरेक्टर्स के रिमूवल की बात आई तो अगर तो आपको उसकी प्रोविजंस याद होंगी तो आपको सिनेरियो पढ़ के समझ आ जाएगी कि हर रिक्वायरमेंट के अंदर जो अलग चीज़ वो पूछ रहा है, मेरा जो रिमूवल वाला सेक्शन है उसको मैंने किस तरह अप्लाई करना है। लेकिन अगर आपको नहीं पता चल रहा होगा तो इस दफा इस अटेम्प्ट में फिर वही बात कि वो फायदा होगा कि बुक अवेलेबल होगी। जब रिमूवल का आपको समझ आ गई कि डायरेक्टर का रिमूवल है, आपने अपना जो बुक आपके पास अवेलेबल होनी है उसको ओपन करना है और डायरेक्ट सेक्शन पे पहुंच जाना है, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर का सेक्शन 163। वहां पे जाके पढ़ के देख लेना है। अगर वहां से चीज समझ आ जाएगी तो इजी हो जाएगा क्वेश्चन पढ़ के आपको, और आप अपना विद इन टाइम उसको सॉल्व कर सकेंगे। तो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन में वो कह रहे हैं एक लिस्टेड कंपनी है जेरी लिमिटेड, स्पोर्ट्स आइटम्स में उनकी इन्वॉल्वमेंट है, प्रोडक्शन वो करते हैं। उसके नंबर ऑफ डायरेक्टर उसने बता दिए, उसने हमें उसका शेयर कैपिटल बता दिया पहले 15 मिलियन उसके शेयर्स हैं, पेड अप शेयर्स। इलेक्शन हुआ डायरेक्टर का 2018 में, जिसमें उन्होंने 9 डायरेक्टर्स इलेक्ट किए। उसमें आगे उन्होंने बता दिया मिस्टर उमर हैं जिन्होंने सबसे कम वोट लिए थे 272,000।
और उनको हमने चीफ एग्जेक्टिव अपॉइंट किया था बाद में, और मिस्टर सादिक और फरूख थे, उनका उन्होंने बता दिया कि 354 एंड 282,000 ईच उन्होंने वोट लिए थे। अब वो दोनों रिजाइन कर गए हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, जो पिछले डायरेक्टर में इलेक्ट हुए थे, ये दोनों लोग अब रिजाइन कर चुके हैं। आपने जब ये रिजाइन कर गए थे तो एक और बंदा मिस्टर अली के नाम से है, उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कैजुअल वैकेंसी को फिल करने के लिए एक बंदा अपॉइंट किया था, मिस्टर अली। अब वो कह रहे हैं कि आज की डेट में बैठ के उनके कुछ ऐसे मसाइल चल रहे हैं कि वो कुछ चेंजेस चाह रहे हैं अपने बीओडी में। अब रिक्वायरमेंट वाइज हम जब देखते हैं तो ए में वो कहता है कि उन्होंने मिस्टर अली को रिमूव करना है जी, जेरी लिमिटेड मिस्टर अली को रिमूव करना चाह रहे हैं, जिनको उन्होंने कैजुअल वैकेंसी फिल करने के लिए अपॉइंट किया था। लेकिन अभी उनको क्लियर नहीं है कि वो उसको बीओडी के रेजोल्यूशन से रिमूव करें या मेंबर्स के रेजोल्यूशन से रिमूव करें, और अगर रिमूव करना है तो उसके लिए कितने वोट्स दरकार होंगे मिस्टर अली को रिमूव करने के लिए। अब सेक्शन 163 आपने पढ़ा हुआ है, वो हमें इलेक्टेड डायरेक्टर के बारे में जो थ्रू इलेक्शन प्रोसेस इलेक्ट होके आते हैं उनको रिमूव करने का तरीका भी बताया हुआ है। और जो आपके अपॉइंटेड डायरेक्टर हैं, अपॉइंटेड डायरेक्टर जैसे मिस्टर अली है, इसको कैजुअल वैकेंसी फिल करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपॉइंट किया था रिमेनिंग पीरियड के लिए, इसका तरीकाकार भी उन्होंने आपको बताया हुआ है रिमूव करने का। तो इस केस में लॉ हमें बताता है कि आपने जब मिस्टर अली को रिमूव करना है, एक चीज मैं आपको बता दूं, सेक्शन 163 आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, इसकी जो रेजोल्यूशन आपने पास करनी है जो डायरेक्टर को रिमूव करने के लिए, आप हमेशा जितने रेजोल्यूशन लॉ में पास करते हैं, पूरे लॉ में जहां जहां रेजोल्यूशन की बात आई, स्पेशल रेजोल्यूशन या सिंपल मेजोरिटी रेजोल्यूशन, वहां आपने देखना होता है कि रेजोल्यूशन के हक में कितने वोट आए हैं, जितने रिक्वायर्ड है अगर वो आ गए तो रेजोल्यूशन पास हो जाएगी। लेकिन डायरेक्टर के रिमूवल के केस में आपने थोड़ा सा तस्वीर को उल्टा कर लेना है। यहाँ पे आप डायरेक्टर को जब रिमूव करेंगे तो उसमें आपको उल्टे तरीके से चीज बताई हुई है कि अगर उस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट इतने नंबर ऑफ वोट्स आ जाते हैं तो हम उस डायरेक्टर को रिमूव नहीं कर सकेंगे। अब दो कैटेगरीज उसमें बता दी थी उसने, एक इलेक्टेड डायरेक्टर की और बाकी आपके दूसरी कैटेगरी बाकी डायरेक्टर उसने कवर कर दिए। दोनों में अलग अलग तरीकाकार बता दिया, लेकिन रेजोल्यूशन के अगेंस्ट वोट देखेंगे आप। अब जब फैसला हो गया कि आपकी रिक्वायरमेंट ए में मिस्टर ली अपॉइंटेड डायरेक्टर हैं, तो इसमें सेक्शन 163 आपको बताता है कि आपने जो नंबर ऑफ वोट्स काउंट किए थे अपने लास्ट इलेक्शन में, उनको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ डायरेक्टर फॉर द टाइम बीइंग, जो जितने आपके हैं वो जो आपके सामने कैलकुलेशन आएगी, उतने नंबर ऑफ वोट्स अगर उस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट आ गए तो आप मिस्टर अली को रिमूव नहीं कर सकेंगे। सोल्यूशन हम देख लेते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगी बात। अच्छा जी, ये ए पार्ट का सोल्यूशन आपके सामने है, इसको देखें। उसने कहा है कि मिस्टर अली को आप रिमूव कर सकते हैं थ्रू रेजोल्यूशन। अब वो कैजुअल वैकेंसी फिल करने के लिए हुआ था, तो रेजोल्यूशन शैल नॉट बी डीम्ड टू बी पास्ड if number of votes casted against the resolution exceeds 16.875। ये उन्होंने आपको बताए हैं कि इतने नंबर ऑफ शेयर्स आपके आपने कैलकुलेट किस तरह करने हैं। टोटल नंबर ऑफ वोटिंग सिक्योरिटीज आपकी 15 मिलियन है। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आपने लास्ट इलेक्शन में 9 अपने नंबर ऑफ डायरेक्टर थे जो आपने इलेक्ट किए थे। तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स आ गए जो आपके लास्ट इलेक्शन में टोटल कास्ट हुए थे, या टोटल आपने नंबर ऑफ वोट्स कैलकुलेट किए थे उन तमाम डायरेक्टर्स को इलेक्ट करने के लिए। अब नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर टाइम बीइंग 8 है। ये चीज थोड़ी सी इस क्वेश्चन में टेक्निकल थी कि आपने 9 डायरेक्टर इलेक्ट किए थे, उनमें से 2 छोड़ के जा चुके हैं, रिजाइन कर गए थे, उनकी जगह पे एक डायरेक्टर आपने कैजुअल वैकेंसी फिल करने के लिए लगाया था। तो अब फॉर द टाइम बीइंग आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 8 हैं। तो जब आप अपने टोटल नंबर ऑफ वोट्स को अपने 8 नंबर ऑफ डायरेक्टर से डिवाइड करेंगे तो आपके 16.875 मिलियन शेयर्स आते हैं। अगर आपको उसको रिमूव करना है तो अगर उस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट जो वोट है इससे ज्यादा आ जाते हैं तो आप उसको रिमूव नहीं कर सकेंगे। रिक्वायरमेंट बी पे आए जी।
उससे थोड़ी सी सिंपल है आपकी रिक्वायरमेंट से। वो कह रहा है कि मिस्टर न्याजी को आपने रिमूव करना है। उसका ऊपर सिनेरियो में कोई जिक्र नहीं था, जो उसने पूरा पैराग्राफ हमें कहानी लिख के दी थी। यहाँ पे बता रहा है कि मिस्टर न्याजी एक आपके डायरेक्टर हैं, जो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो आपने अपना लास्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था उसमें उनको इलेक्ट किया था, और उनके नंबर ऑफ वोट्स भी उन्होंने बता दिए हैं कि आप इतने नंबर ऑफ वोट्स उन्होंने लिए थे लास्ट इलेक्शन में। तो अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उनको रिमूव करना चाह रहे हैं। उनके ख्याल में एक स्पेशल रेजोल्यूशन काफी होगा मिस्टर न्याजी को रिमूव करने के लिए। अब सेक्शन 163 में जो दूसरी बात उन्होंने नंबर ऑफ वोट्स बताए हैं आपको उस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट, अगर आ जाए उस इलेक्टेड डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए, रिमूव करने के लिए, तो उसका तरीकाकार आपको उसने मुख्तलिफ बताया है। आप बी को पढ़ेंगे तो मिस्टर न्याजी जैसा कि आपके इलेक्टेड डायरेक्टर थे, तो इसको रिमूव करने के लिए अगर रेजोल्यूशन के अगेंस्ट कम से कम वोट जितने किसी एक डायरेक्टर ने पिछले इलेक्शन में लिए थे उतने आ गए, तो आप उनको रिमूव नहीं कर सकेंगे। अब नंबर ऑफ वोट्स कम से कम किसी डायरेक्टर ने पिछले इलेक्शन में जितने लिए थे वो मिस्टर उमर थे, जो सिनेरियो में उन्होंने बता दिया था पीछे कि उन्होंने 272 नंबर ऑफ वोट्स लिए थे। तो अब अगर रेजोल्यूशन जो आप पास करना चाह रहे हैं मिस्टर न्याजी को रिमूव करने के लिए, उस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट यानी कि मिस्टर न्याजी के हक में 2,72,000 वोट या इससे ज्यादा वोट आ जाते हैं, तो आप उसको रिमूव नहीं कर सकेंगे। गोया कि वो खुद 4,12,000 वोट लेके बना था डायरेक्टर, लेकिन अब अगर उसके हक में 272,000 वोट्स आ जाते हैं, तो वो कहेंगे कि जितने नंबर ऑफ वोट्स आपके एक डायरेक्टर जो यहाँ बैठे हुए हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कम से कम वोट लेके, उतने लोग तो मेरे हक में भी हैं, उतने मेंबर तो मुझे भी डायरेक्टर चाह रहे हैं अभी तक, इसलिए आप मुझे रिमूव नहीं कर सकते। सेक्शन 163 में ये क्लियरली लिखा हुआ है। उसके बाद पार्ट सी है जी आपका। पार्ट सी में मिस्टर उमर को एज सीईओ उन्होंने रिमूव करना है, जिनको आपने ऊपर सीईओ अपॉइंट किया था। वो कह रहे हैं कि कंपनी सेक्रेटरी को कहा गया है कि प्रपोजल बनाएं मिस्टर उमर को चीफ एग्जीक्यूटिव के ओहदे से हटाने के लिए। तो अब आपसे उन्होंने एडवाइस मांगी है कि उनको हम किस तरह सीईओ के ओहदे से हटा सकते हैं। तो ये चीफ एग्जीक्यूटिव को रिमूव करने का जो तरीकाकार है, आपने वो सेक्शन भी पढ़े हुए हैं। आप देखें पार्ट सी के अंदर उसका उसने हमें सोल्यूशन दे दिया है कि अगर मिस्टर उमर को रिमूव करना है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को आपने एडवाइस देनी है एज अ कंपनी सेक्रेटरी के 2 तरीकों से आप उनको रिमूव कर सकते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास भी पावर है कि वो 3/4 मेजॉरिटी से उनको रिमूव कर लें, या आप उनको स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू रिमूव कर सकते हैं। जनरल मीटिंग में मेंबर्स के थ्रू आप उनको रिमूव कर लें। आप डायरेक्ट कैलकुलेशन उनको बता दें। आप ये देखें कि यहाँ पे जितनी हल्की सी उसका टच दिया हुआ है लॉ की प्रोविजन का कि जनाब ये तरीकाकार है। पार्ट सी में तो आपने बता ही वही दिया कि लॉ की प्रोविजन जो आपको कह रही होती है। तो ये पहले भी आपको बताता हूँ कि प्रोविजन आपने लॉ की लिखनी होती है, लेकिन उसको सिनेरियो के साथ आपने रिलेट जरूर करना होता है। ये ना हो कि बाज़ दफ़ा मैंने देखा है कि बच्चे जब सॉल्यूशन दे रहे होते हैं, आंसर आंसर कर रहे होते हैं क्वेश्चन का, तो वो एज इट इज बुक सामने खोलते हैं और कॉपी पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे ये जो ए पार्ट है जिस तरह आपका, यहाँ पे बहुत से बच्चे इस तरह करेंगे कि वो सेक्शन 163 आपका एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो इस तरह नहीं करना। इस तरह यहाँ पे आपको लिख दिया है कि कैजुअल वैकेंसी फिल करने के लिए उनको अपॉइंट किया गया था, तो अब उसका तरीकाकार ये होगा। मिस्टर न्याजी को आपने रिमूव करना है, उसका तरीकाकार ये होगा। आपने इतना आइडिया उनको जरूर दे देना है कि आपको प्रोविजन जरूर पता है। सिर्फ कैलकुलेशन अगर करेंगे तो एक आधा नंबर जो आपको होगा वहां पे प्रोविजन को रिलेट करने का, वो आपका नंबर आपको नहीं मिलेगा। तो पूरे मार्क्स लेने के लिए जब आपको प्रोविजन पता है तो उसका एक टेस्ट दें और वहां पे कैलकुलेशन सामने उनको करके दे दें। तो ये आपका डायरेक्टर्स के पोर्शन में से क्वेश्चन था जो आई कैप लाजमी टेस्ट करता है, और डायरेक्टर्स के रिमूवल में से एक क्वेश्चन ये बना है। उम्मीद है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स इसमें नहीं जाएगा वो आपके डायरेक्टर्स के रिमूवल में। नहीं, आप ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट आपने पूछी है कामरान,
कि आप जब ये चीज लिखने जाते हैं एज पर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 163 ऑफ कंपनीज एक्ट, तो बहुत सी जगह पे आपका ये पूरा एक बड़ा सेंटेंस लिखने में टाइम वेस्ट होता है कि एज पर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 163 ऑफ कंपनीज एक्ट। जब आपसे वो कंपनीज एक्ट के मुताबिक क्वेश्चन पूछ रहा है, आपने आंसर करना है, तो आपने कंपनीज एक्ट में से ही आप आंसर कर रहे होते हैं उनको। लेकिन ये बात वहां पे लिखनी जरूरी होती है जहां पे वो चीज एक या दो जगह पे आप उसको रिलेट कर सकते हैं, लेकिन आप उसको स्पेसिफाई कर रहे होते हैं कि जनाब फलां एक प्रोविजन है फलां रेगुलेशन की, उसके मुताबिक ये लिखा हुआ है, ये मैं आंसर आपको कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपको स्पेसिफाई कर दिया है कि कंपनीज एक्ट में से आप दे रहे हैं, तो जगह जगह पे ये लिखना आपको जरूरी नहीं होगा हर पार्ट में कि एज पर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 163 ऑफ कंपनीज एक्ट। आपका टाइम वेस्ट होगा उसमें। तो टाइम आपने बचाना है वहां पे। मेन इशू ही टाइम का होता है कि टाइम आपके पास कम होना है, ओपन बुक पेपर है, तो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होंगे। जितना मैक्सिमम आप टाइम अपना सेव कर सकेंगे आपको फायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन 2 है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी डायरेक्टर्स वाले पोर्शन में से है, इसको पढ़ें फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। छोटा सा एक क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पास करवाने वाले क्वेश्चन होते हैं, इसको देखें जी। This conference will now be recorded. अच्छा जी, सिंपल सा क्वेश्चन है, 3-4 लाइनें उसमें लिखी हुई हैं। जब आपने क्वेश्चन पढ़ा आपको आइडिया हो गया कि लोन टू डायरेक्टर का वो जिक्र कर रहा है, यहाँ पे सेक्शन 182 है। अब इस सिनेरियो को गौर से आप पढ़ेंगे तो 2 पॉइंट्स इसमें आप डिस्कस कर लेंगे। एक तो सेक्शन 182 आपको कहता है कि आपने लोन देना है तो उसके लिए मेंबर्स का अप्रूवल रिक्वायर्ड होता है। दूसरी बात, आपको लिस्टेड कंपनी के लिए जरूरी होती है कि आपने एससीसीपी से भी अप्रूवल लेना होता है। तो इस क्वेश्चन में मोस्टली स्टूडेंट्स दूसरे पॉइंट को मिस कर जाते हैं, वो यहाँ पे सिंपल एक आंसर दे देते हैं कि मेंबर्स का अप्रूवल जरूरी है। तो आपके 5 मार्क्स हैं इसके, वो पूरे लेने के लिए आपको दोनों चीजें एक्सप्लेन करनी होंगी कि कंपनी लिस्टेड कंपनी है और जो डायरेक्टर गारंटी रिक्वायर कर रही हैं वो उनकी होल्डिंग कंपनी की डायरेक्टर है। मिस अनीला जो है वो विंडो लिमिटेड की हैं, जो होल्डिंग कंपनी है वायरस लिमिटेड की। तो सेक्शन 182 में उन्होंने बता दिया है कि आप अपनी कंपनी को या होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को लोन नहीं दे सकते मेंबर्स के अप्रूवल के बगैर, और लिस्टेड कंपनी के केस में एससीसीपी का अप्रूवल भी आपको रिक्वायर्ड होगा। आपके सामने है सोल्यूशन, इसको एक नजर देख लें। इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए, किसी क्वेश्चन में अलग आ जाए या किसी क्वेश्चन में एक पार्ट बना के दे दे, तो ये आसान मार्क्स होते हैं जो पास करवाते हैं आपको इस पेपर के अंदर। इस दफा जो पेपर आपका आना है मोस्ट प्रोबेबली उसी तरह आना है जिस तरह पहले आपका पेपर आपसे वाईकैप टेस्ट करता है, लेकिन कुछ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आपके ज्यादा होंगे, वो उसी तरह के सिनेरियो बेस्ड होंगे जिस तरह वो पहले पूछता है आपसे। वो पहले अगर 20 से 25 मार्क्स या 30% के वो आपसे टेस्टिंग करता था, तो इस दफा वो टेस्टिंग आपकी 70-80% की हो जाएगी आपसे। बाकी उसमें 30% या 20% मार्क्स आपसे वो एज इट इज पूछेगा जो आपने कॉपी पेस्ट करने होंगे। तो कोई इस तरह का परेशानी वाली बात नहीं है कि ओपन बुक होने के बाद पता नहीं क्या होगा। लॉ के पेपर में आपके पास पहले से मटेरियल अवेलेबल है, कुछ अरसे से आई कैप आपसे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन टेस्ट कर रहा था, उसी तरह के क्वेश्चन अब उसने आगे आपसे टेस्ट करने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 आपके आगे है, इसको पढ़ें। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, अपना रिक्वायर्ड टाइम लें, इसको ध्यान से आप पढ़ें, उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं कि इसमें किस तरह हमने इसको सॉल्व करना है। This conference will now be recorded. अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 आपने क्वेश्चन पढ़ लिया। क्वेश्चन एक छोटा सा है लेकिन इसके अंदर चीजें उसने काफी टेस्ट की हुई हैं। तो एक जो चीज नोट करने वाली है इसमें रिक्वायरमेंट में, वो उसने आपको रेफरेंस नहीं दिया लॉ का। उसने कहा कि कंपोजिशन ऑफ बोर्ड और ऑडिट कमेटी एज पर रिक्वायरमेंट्स ऑफ लॉ आप उनको बताएं। अब आपने ये खुद असेस करना है कि लिस्टेड कंपनी है तो इनके ऊपर सीसीजी की रेगुलेशंस अप्लाई होती हैं। तो आप वो कोड में से उनको बताएंगे कि क्या आपने
इसका आंसर देना है। इस तरह के क्वेश्चन जो आपके सामने आएंगे, इसमें आपने खुद असेस करना है। अब इस तरह का ये क्वेश्चन है, आपको देख के आइडिया हो गया कि ये सीसीजी में से उसने पूछा है। कुछ क्वेश्चन इस तरह के भी हो सकते हैं जो आपको वहां पे फैसला नहीं हो पा रहा होगा कि मैं इसको कंपनीज एक्ट में से इसका आंसर करूं, सीसीजी में से करूं, या कोई इसके अलावा जो रेगुलेशंस मेरे पास अवेलेबल है वहां से करूं। तो वो उस तरह के क्वेश्चन आपके लिए वहां प्रॉब्लम कर सकता है। तो जनाब आपको उन्होंने कंपोजिशन दे दी है बोर्ड की, उसमें कुछ मसले मसाइल हैं। जिस तरह आप देख रहे हैं, हर बच्चा बता रहा है कि ये इश्यूज इसमें हो सकते हैं, जो जो आप नोट कर रहे हैं। अब मसला ये है कि इस सिनेरियो में कुछ चीजें सामने लिखी हुई नजर आ रही हैं कि आपको एग्जेक्टिव नॉन एग्जेक्टिव का पता होगा। अगर इस तरह का कोई सिनेरियो वो बना के दे देता है और इसको और ज्यादा कम्प्लेक्स कर देता है, तो इशू उसमें ये होगा कि आप 6 में से 3 मार्क्स आप ले लेंगे जो इजी मार्क्स होंगे, लेकिन उसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा आपको 100% या 90%, 90% प्लस मार्क्स लेने के लिए, ताकि कोई इस तरह का पॉइंट मिस ना हो जाए जो उसने टेस्ट किया हो, घुमा के उसने बात पूछी हो वहां पे, लेकिन आप वहां पे उसको पिक ना कर सकें उस बात को। तो इसलिए उसको बहुत गौर से पढ़ने की जरूरत होगी वहां पे, ताकि आप कोई पॉइंट मिस ना कर दें। अच्छा जी, अब आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। सारे लोग अपना अपना इनपुट दे रहे हैं इसमें कि कौन ऑडिट कमेटी में इंक्लूड होना चाहिए, कौन जनाब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में इंक्लूड होना चाहिए, कौन नहीं होना चाहिए, रेशियो क्या होनी चाहिए। सोल्यूशन हम देख लेते हैं तो हमें आइडिया हो जाएगा। ले जी, सोल्यूशन आपके सामने है। उसने आपको कहा कि जनाब सीसीजी की जो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हैं, कोड है 2019 में आया, उसके मुताबिक जो एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स हैं इंक्लूडिंग सीईओ, वो 1/3 से ज्यादा नहीं होने चाहिए आपके पास। लेकिन मौजूदा सिनेरियो में उनके पास जो एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स हैं वो 4 हैं। तो ये कॉन्ट्रावेंशन है आपके उस कोड की। तो आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स के हिसाब से आप मैक्सिमम 2 एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स रख सकते हैं, 2 to 3। अब ये सोल्यूशन में थोड़ा सा इशू है। वहां पे सीसीजी में आपने देखा है कि वो कहता है कि अगर आपके फ्रैक्शन में आ जाते हैं तो एग्जेक्टिव जो डायरेक्टर्स हैं आपके, अगर आप फ्रैक्शन को राउंड कर रहे हैं ऊपर की तरफ, मतलब 2.6 यहाँ पे बन रहा है मेरा 1/3, अगर मैं 3 की तरफ जाऊंगा तो मुझे वहां पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि मैंने इसको 2 पे राउंड क्यों नहीं किया। इसी तरह जब नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर के केस में होता है तो आपने इसको बिल्कुल थोड़ा सा उलट कर लेना है। यहाँ पे आप ऊपर की तरफ राउंड कर रहे हैं, वहां नीचे राउंड कर रहे होंगे, तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा वहां पे। तो वो कह रहे हैं कि आपके पास मैक्सिमम जो एग्जेक्टिव डायरेक्टर सीसीजी के मुताबिक है वो 2 से 3 हो सकते हैं। अगर 2 होंगे तो आप एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। अगर आप 3 करेंगे, उनको राउंड अप टू 3 करेंगे, ऊपर की तरफ 2.6 बन रहा था तो 3 की जब करेंगे तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फिर जनाब दूसरे नंबर पे वो कह रहा है आपको कि लिस्टेड कंपनी के लिए मैंडेटरी है कि कम से कम 2 या 1/3 नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आपके टोटल बोर्ड के वो आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे। इस जो सिनेरियो उन्होंने दिया है, हमारे पास सिर्फ एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थी जो फीमेल डायरेक्टर थी। तो वो कह रहे हैं कि हमें कम से कम एक नंबर ऑफ डायरेक्टर और होना चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और अगर एक और करेंगे, 2 करेंगे उनको, तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा अपनी कंप्लायंस रिपोर्ट में। अगर आप उसको 3 कर लेंगे तो वो एक्सप्लेनेशन आपको नहीं देना पड़ेगा। तीसरे पॉइंट वो कह रहा है कि चेयरमैन जो आपका होता है बोर्ड का, वो नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर में से उसको सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे उसको थोड़ा सा उसने घुमा के बताया था कि मिस्टर तजम्मल जो हैं वो डे टू डे ऑपरेशंस में अगर इन्वॉल्व हो रहे हैं, जैसा कि उन्होंने बताया था कि परचेज डिपार्टमेंट को वो हेड कर रहे हैं और सारी परचेज डेली बेसिस पे मिस्टर तजम्मुल देख रहे हैं। तो मिस्टर तजम्मुल नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर नहीं रहे, अब वो आपके एग्जेक्टिव डायरेक्टर बन गए हैं जो डे टू डे ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। तो आप उनको चेयरमैन ऑफ बोर्ड नहीं बना सकते। इसके बाद ऑडिट कमेटी पे बात आ गई थी। ऑडिट कमेटी उन्होंने कहा था कि नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर के ऊपर मुश्तमिल होनी चाहिए और उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को आपने इंक्लूड करना है जिसको आपने चेयरमैन बनाना है। अब इस क्वेश्चन में उसको बड़े तरीके से उसने बताया कि जनाब ऑडिट कमेटी आपने जो बनाई है उसके अंदर फीमेल मेंबर को इंक्लूड नहीं किया। अब जब उसने क्वेश्चन में इस तरह बता दिया तो रिक्वायर्ड फीमेल मेंबर को इंक्लूड करने की जरूरी नहीं है कि ऑडिट कमेटी में एक फीमेल मेंबर होनी चाहिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक फीमेल मेंबर होना चाहिए। आपकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक डायरेक्टर कम से कम फीमेल होनी चाहिए, आपकी फीमेल की रिप्रेजेंटेशन होती है। ऑडिट कमेटी में जरूरी नहीं है।
लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर जैसा आपको पता चला कि ऑडिट कमेटी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपकी फीमेल है, तो उनको अगर आपने ऑडिट कमेटी में शामिल नहीं किया तो आपकी कंप्लाइंस नहीं है, ये कॉन्ट्रावेंशन किया आपने कोड की। तो आपने कहा था, उसने बता दिया कि एक ही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, उसको आप शामिल नहीं कर रहे, आप उसको शामिल करें जी। उसके बाद वो कह रहे हैं जी चीफ एग्जीक्यूटिव शुड नॉट बी मेंबर ऑफ ऑडिट कमेटी। अब मिस्टर जफर सीईओ है HCL के, तो उनको आपने ऑडिट कमेटी में शामिल किया हुआ है, ये आप कॉन्ट्रावेंशन है कोर्ट की, ये भी आप इसको ठीक करें। आपने देखा कि 4-5 लाइनों में एक सिनेरियो उसने बना के दे दिया और सोल्यूशन आपका एक उससे ज्यादा लंबा चौड़ा है, जिसमें आपने एक एक चीज उनको एक्सप्लेन करनी है पूरे मार्क्स लेने के लिए। इस तरह का एक क्वेश्चन आपसे टेस्ट हो सकता है सीसीजी में से। मेरा ख्याल है कि इससे पहले सीसीजी में से उसने इस तरह का क्वेश्चन टेस्ट नहीं किया, अगर किया भी है तो इतना कम्प्लेक्स जाके नहीं पूछा होगा उसने, तो इस दफा आप उम्मीद उनसे कर सकते हैं। पॉइंट 1 में जो मैंने आपको बताया है, आप जब सीसीजी पढ़ते हैं तो उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जब आप रेगुलेशन जाके पढ़ते हैं तो उसमें वो बताता है कि लिस्टेड कंपनी शैल एक्सप्लेन द रीजंस इन द कंप्लायंस रिपोर्ट इफ एनी फ्रैक्शन कंटेन्ड इन सच 1/3 नंबर विच इज नॉट राउंडेड अप एज 1। एक चीज आपने ध्यान में रखनी है, इंडिपेंडेंट के केस में कोड को आप गौर से पढ़ें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इंडिपेंडेंट के केस में वो आपको इनकरेज कर रहा होता है कि आपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ज्यादा रखने हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ज्यादा रखने हैं। एग्जीक्यूटिव के केस में जब आप आते हैं तो उसकी जो प्रोविजन है वो पढ़ के हमें आइडिया होता है कि वो इनकरेज नहीं कर रहा कि ज्यादा से ज्यादा आपके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो, वो इस चीज को डिस्करेज करता है। वो कहता है कि आपके मैक्सिमम आपके जो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हैं बोर्ड में 1/3 हो सकते हैं एग्जीक्यूटिव। अब 1/3 जब आप करने जाते हैं और वो फ्रैक्शन में आ जाता है, उसको राउंड अप टू 1 आप करेंगे। इन केस ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अगर आप राउंड अप टू 1 करेंगे तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर राउंड अप टू 1 नहीं करेंगे तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब हमने देखा 1/3 2.6 बन गए थे, तो मैंने आपको बताया कि इंडिपेंडेंट अगर आप 2 रखेंगे, आपने राउंड अप टू 1 नहीं किया तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कंप्लायंस रिपोर्ट में। और इन केस ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अगर आप राउंड अप टू 1 करेंगे, 3 पे ले जाएंगे तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। लो जी, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। सेपरेट सिचुएशंस है, कमेंट ऑन फॉलोइंग सेपरेट सिचुएशंस। क्वेश्चन आप पढ़ें। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, आपको उसने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बता दी है कि जनाब कम से कम 2 आपके इंडिपेंडेंट होने चाहिए, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपका नॉन एग्जीक्यूटिव ही होता है, तो 2 कम से कम आपके लाजमी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया जी, एक लंबे चौड़े पैराग्राफ लिखे हुए हैं, इनको पढ़ें, इसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं, इसके सोल्यूशन को। This conference will now be recorded. अच्छा जी, क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया है, डिफरेंट सिनेरियोज हैं, सेपरेट हैं। आपको बच्चे इसमें इनपुट दे रहे हैं, जो जो चीज़ें उन्हें समझ आ रही हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं जो यहाँ बताना चाहता हूँ, एक एग्जाम टिप है कि इस तरह का क्वेश्चन जब आपके सामने आए जिसमें अलग अलग सिनेरियोज दिए हुए हैं, अब लेट्स अज्यूम कि इसमें से 1 या 2 आपको आते हैं, 1 या 2 नहीं आते, या एक आधे में ऐसी कंफ्यूजन है जो आपका टाइम ले रही है, तो आपने टाइम वेस्ट नहीं करना उस पर। अपना जो पार्ट आपको आता है अच्छी तरह, उसके मार्क्स आपने लेने हैं, अपने 100% मार्क्स उसमें लेके आपने ज्यादा टाइम उस पर वेस्ट नहीं करना जो पार्ट आपको इशू कर रहा है। आपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करना है, क्योंकि एक रूल है आईकैप के, जो अनएक्सप्लेन रूल उसको आप कह सकते हैं, वो ये है कि हर क्वेश्चन जो आईकैप टेस्ट कर रहा होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में उसके जो फर्स्ट 50% मार्क्स होते हैं वो इजी होते हैं। जितना भी कम्प्लेक्स वो सिनेरियो आपको बना के दे देगा, आपको जो फर्स्ट उसके 50% मार्क्स होंगे वो इजी होंगे आपके लास्ट 50% मार्क्स से। तो आपने वहां पे सबसे पहली कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि 50% मार्क्स लेके आप अपना पासिंग क्राइटेरिया पे पूरा उतने पेपर पास करें। उसके बाद आप जो रिमेनिंग चीजें आपकी रह जाती हैं, मैक्सिमम मार्क्स आप लेना चाह रहे हैं, मेरिट सर्टिफिकेट की तरफ जाना चाह रहे हैं, पहली आपकी जो प्रायोरिटी है वो 50 नंबर है,
वो पूरे करने के लिए कोशिश करनी है कि हर क्वेश्चन में से जो आसान नंबर हैं वो आप ले लें। अगर कोई क्वेश्चन में कुछ चीजें इशू कर रही हैं जो आखिरी उसके मार्क्स हैं 50% या 30%, उसके लिए एंड पे आपके पास टाइम बचा होगा। जब आप अपने इजी मार्क्स लेके टाइम बचा के पीछे आएंगे फिर आप उसको सॉल्व करें जो रिमेनिंग उनका पार्ट रहता है। रिक्वायर्ड टाइम से ज्यादा टाइम आपने नहीं लगाना उसके ऊपर। अब आते हैं जी हम अपने क्वेश्चन की तरफ। पार्ट ए में एक सिंपल सी बात उन्होंने पूछी थी, एक्सटेंशन आपको चाहिए। अब वो लिस्टेड कंपनी है तो कुछ बच्चों ने बिल्कुल सही पिक किया है कि आपको कमीशन को अप्लाई करना पड़ेगा, आप रजिस्ट्रार को नहीं करेंगे। रजिस्ट्रार इन केस ऑफ अदर कंपनीज होता है, लिस्टेड कंपनी के केस में आपने कमीशन को डायरेक्ट अप्लाई करना होता है 1 महीने की एक्सटेंशन के लिए। तो सोल्यूशन में जब आप आएंगे, सोल्यूशन में भी उसने यही बात लिखी हुई है कि कंपनी सेक्रेटरी ने रजिस्ट्रार को अप्लाई किया है, लेकिन क्राउन लिमिटेड बीइंग अ लिस्टेड कंपनी वाज रिक्वायर्ड टू अप्लाई टू एससीसीपी, आपने एससीसीपी को अप्लाई करना था। अच्छा, पार्ट 2 थोड़ा सा टेक्निकल है, घुमा के उसने बात पूछी हुई है, लेकिन जब डिविडेंड की बात आती है तो आपको आइडिया हो जाता है कि सेक्शन जो पूछा हुआ है उसने अगर नहीं क्लियर हो रहा तो आप वहाँ डायरेक्ट पूछते हैं। तो बिल्कुल ज़ाहिर आपने ठीक कहा कि डिविडेंड जो मेंबर्स ने अप्रूव करना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मीटिंग में, जनरल मीटिंग में, वो जो बीओडी ने रिकमेंड किया होगा उससे एक्सीड नहीं हो सकती अमाउंट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो रिकमेंडेशन दे दी है आप उसी के मुताबिक डिविडेंड अप्रूव करेंगे, आप उसको बढ़ा नहीं सकते हैं। रिड्यूस जरूर कर सकते हैं लेकिन आप उसको बढ़ा नहीं सकते हैं। आपके पास आपको मेंबर उठ के आ जाए कि जनाब मेरे पास तो 25% शेयर होल्डिंग है, 30% शेयर होल्डिंग है, तो मैं तो नहीं मानता। मेंबर्स को उठाया उसने और मेंबर्स की जो मीटिंग है उसमें अप्रूवल ले लिया ज्यादा डिविडेंड का, तो लॉ इस चीज की इजाजत नहीं देता। अगर 5% की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने प्रपोज किया तो 5% तक ही मेंबर अप्रूवल दे सकते हैं, कम कर सकते हैं, इसको ज्यादा नहीं कर सकते आप। दूसरी चीज जो इसमें थी वो इसकी पेमेंट की थी कि पेमेंट के लिए ये एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है। आप देखें कि ये चीज आपने मिस नहीं करनी। हर बंदा परसेंटेज देख रहा है कितनी परसेंटेज बीओडी ने रिकमेंड की थी, लेकिन मेंबर्स उसको ज्यादा अप्रूव करवा रहे हैं, लेकिन टाइम पीरियड आपने पेमेंट का मिस कर दिया है। टाइम पीरियड की तरफ लाजमी फोकस करना है कि कितना टाइम पीरियड उसने पेमेंट का दिया हुआ है, उसके अंदर अंदर आपने डिविडेंड पे करना है। ये आप लिखेंगे पॉइंट तो आपको उसके 1 या 1.5 नंबर जितना भी है वो मिलेंगे। तो जनाब वो कह रहा है कि प्रपोजल बाय मिस्टर इरफान वाज नॉट अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ लॉ एज मेंबर्स आर नॉट ऑथराइज्ड टू एनहांस द डिविडेंड प्रपोज्ड बाय डायरेक्टर्स। और फर्दर दूसरी बात जो है उसने कहा कि डिविडेंड वाज ड्यू टू बी पेड विद इन 30 डेज ऑफ मीटिंग व्हिच इन दिस केस वाज 15 फरवरी। अब थोड़ी देर पहले एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि हमें प्रोविजंस का हवाला देना होगा कि अकॉर्डिंग टू द सेक्शन ऑफ ला कंपनीज एक्ट का जो सेक्शन है। ऐसे नहीं है, ये आपके सामने सोल्यूशन है, आपने इस तरह उनको बता देना है कि डिविडेंड वाज ड्यू टू बी पेड विद इन 30 डेज ऑफ मीटिंग। जब आप ये चीज वहां पे लिख देंगे तो उनको आइडिया हो जाएगा कि कंपनीज एक्ट का कौन सा सेक्शन है। अब यहाँ पे अगर आप सेक्शन का हवाला देने लगेंगे हर पार्ट के अंदर, अगर 2-2 3-3 बातें उसने पूछी है तो आपका टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा। अच्छा जी, तीसरे पॉइंट पे आते हैं। वो ऑडिटेड अकाउंट्स की बात की है कि जनाब वर अप्रूव्ड बाय मेंबर्स इन एजीएम हेल्ड ऑन फ्ला फ्ला फ्ला। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर थी जो आपकी ऑडिटर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर थी जो आपने एजीएम में अपने ऑडिटर्स अपॉइंट करने थे, वो आपने नहीं किए। उसकी रीजन उन्होंने लिख दी जनाब के सीईओ यहाँ पे अवेलेबल नहीं थे, वो मार्च के फर्स्ट वीक में आए हैं, तो मीटिंग आप बीओडी की आप बुला रहे हैं उनके अराइवल पे और आप अपने डायरेक्टर्स अपॉइंट कर रहे हैं। अब जब आप अपने ऑडिटर्स अपॉइंट कर रहे हैं, अब आप ऑडिटर्स वाले पोर्शन पे जब जाते हैं ऑडिटर्स की अपॉइंटमेंट पे, तो आपको आइडिया होता है कि उसमें चीफ एग्जीक्यूटिव का कोई रोल नहीं है कि चीफ एग्जीक्यूटिव है तो हम ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं, अगर वो नहीं है तो हम ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर सकेंगे। स्टेट कल्चर में अगर आप उनकी मर्जी के बगैर नहीं करना चाह रहे तो वो अलग बात है, उनका कहते हैं कि जनाब वो आएंगे तो हम करेंगे, लेकिन लॉ इस चीज को कोई उसकी तरफ से बाइंडिंग नहीं है, कोई प्रोविजन ऐसी नहीं है लॉ की। तो आप इसका सोल्यूशन देखेंगे तो वो कहता है कि VDML had to appoint its auditor at AGM held on 22 जनवरी 2020। जब वो ऑडिटर्स अपॉइंट नहीं किए आपने एजीएम में, तो अब वो ऑडिटर्स की अपॉइंटमेंट का इख्तियार एससीसीपी के पास चला गया है। जब आप ऑडिटर्स अपॉइंट नहीं कर रहे तो अब एससीसीपी उनको अपॉइंट करेगा जब रिक्वायर्ड टाइम पे आपने अपॉइंट नहीं किए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास ये इख्तियार नहीं जाना ऑडिटर्स को अपॉइंटमेंट का।
लास्ट पार्ट है आपकी, ये भी ऑडिटर्स की अपॉइंटमेंट का था, इसको थोड़ा सा सिनेरियो को उसने घुमाया हुआ है। आपको एसोसिएटेड कंपनी इसमें उसने टेस्ट की है और शेयर होल्डिंग वाला पोर्शन आपका उसने टेस्ट किया है। जी बिल्कुल उतने ही इम्पोर्टेंट है आपके जो अभी सेक्शन चेंज हुए हैं। रिसेंट जो ऑर्डिनेंस आपका आया है 2020 में कंपनीज एक्ट का, आपके ऊपर वो एप्लीकेबल नहीं है, तो उसमें से वो टेस्टिंग कर सकता है, जरूर कर सकता है। एक डेढ़ हफ्ता पहले वो सारी चेंजेस आई हैं, आपने उनको अच्छी तरह पढ़ के जाना है। उसमें अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है तो उसको बिल्कुल अच्छी तरह पढ़ के जाना है, उसके उतने ही चांसेस हैं टेस्टिंग के जितने पहले थे। नेक्स्ट अटेम्प्ट में वो आपको चेंज टेस्ट करेगा, बिल्कुल इस वजह से उसके चांसेस खत्म नहीं हुए कि वो चेंज हो गया आगे। अच्छा जी, पीके लिमिटेड उसने कहा था लिस्टेड कंपनी है, 3 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर हैं उनके जैज प्राइवेट लिमिटेड में, जिनका पेड अप कैपिटल 5 मिलियन है। मेजॉरिटी शेयर्स आपके पीके लिमिटेड के पास है। वो कह रहा है रिमेनिंग शेयर्स मिस्टर जफर रोड की फैमिली के पास है। पीकेएल इज प्रेजेंटली कंसिडरिंग टू अपॉइंट आईके एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एज ऑडिटर्स ऑफ जेपीएल इन द फोर्थ कमिंग एजीएम। अब आगे जाके बड़ी इंपॉर्टेंट बात उसने कहा कि स्पाउस ऑफ वन ऑफ द पार्टनर्स ऑफ आईके एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होल्ड 100,000 शेयर्स इन बुजदार लिमिटेड विच इज आल्सो सब्सिडरी ऑफ पीकेएल। अब यहाँ पे दो चीजें उसने टेस्ट की, ऑडिटर्स की अपॉइंटमेंट को एसोसिएटेड कंपनी में उसने थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की कि आपको उसने बता दिया कि डायरेक्टर आपने अपॉइंट करना है जनाब जेपीएल का, लेकिन शेयर होल्डिंग उनकी है बीएल के अंदर, जो कि एसोसिएटेड कंपनी बनती है जेपीएल की। अब डायरेक्ट ऑडिटर्स की डिस्क्वालिफिकेशन में जब आप जाते हैं तो आपको पता है, एक पॉइंट उसमें लिखा है कि अगर ऑडिटर के पास शेयर्स हैं कंपनी के या उसकी एसोसिएटेड कंपनी के, तो आप उनको ऑडिटर्स अपॉइंट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने अपॉइंट करना है उनको, वो अपनी शेयर होल्डिंग डिक्लेयर करनी पड़ेगी एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, और विद इन 90 डेज उसको डिस्पोज ऑफ करना है आपने। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि आप, वो कहता है कि आई कैन कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर्स ऑफ जेपीएल because the spouse of one of the partners of IKN company holds shares in BL, which is associated company of JPL. दोनों कंपनीज एक ही पेरेंट कंपनी की सब्सिडरीज हैं, तो फेलो सब्सिडरीज हैं वो आपस में, तो एसोसिएटेड कंपनीज बन गई वो आपस में। अब जब एसोसिएटेड कंपनी के अंदर उनकी शेयर होल्डिंग है तो आपको ऑडिटर डिस्क्वालीफाई हो जाता है अगर उसकी या उसके क्लोज रिलेटिव की शेयर होल्डिंग है। अब स्पाउस आपके रिलेटिव के अंदर कवर हो गई, एक चीज उसने यहाँ पे ये टेस्ट की, दूसरी आपकी एसोसिएटेड कंपनी की टेस्ट की। दूसरी पैराग्राफ में आपने उनको बता देना है कि अपॉइंटमेंट उनकी हो सकती है अगर वो डिक्लेयर करें एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट और 90 दिन के अंदर अपने उस जो शेयर होल्डिंग है उसको डिस्पोज ऑफ कर दें। तो हम मूव करते हैं जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, जनरल मीटिंग में से है। इस तरह का क्वेश्चन आपसे एक या दो दफा पास पेपर्स में पूछा हुआ है आई कैप ने, उसी बेस पे उसी तरह का ये क्वेश्चन है, लेकिन कुछ बातें इसमें नई हैं। आप इसको पढ़ें फिर हम इसको डिस्कस करते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को लेके चलना है। This conference will now be recorded. अच्छा जी, क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया। कुछ बच्चों के क्वेश्चन आ रहे हैं। उजैर आपने एथिक्स का पूछा था कि एथिक्स वाला टॉपिक, एथिक्स के लिए मैं कोशिश करता हूँ अगर कोई नोट्स कोई मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ तो वो शेयर हो जाएंगे आपके एलएमएस पे। लेकिन आपने जो थोड़ा बहुत क्वेश्चन इसका रेडी करना, बहुत ज्यादा इस पे टेस्टिंग नहीं होगी लॉ में। वो ऑडिट में जो आप एथिक्स वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो आपके बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, वही टेस्टिंग होगी यहाँ पे भी। टैक्स में भी मेरा ख्याल है वही वो टेस्टिंग करता है जाके एथिक्स वाले क्वेश्चन की। अच्छा, दूसरा कामरान आपका क्वेश्चन था कि प्राइवेट कंपनी के केस में जिसको रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो सिंपल सी बात है कि अगर उसको रिक्वायरमेंट ही नहीं है ऑडिट करवाने की, तो उसके ऊपर फिर रिमेनिंग नेक्स्ट एप्लीकेशन, पहली बेसिक जो नीड है वो तो वही है कि जनाब अप्लाई उनके ऊपर लॉ हो रहा है या नहीं। अगर लॉ की एप्लीकेशन उसके ऊपर हो रही है तो फिर अगली चीजें हम देखेंगे। अगर वो रिक्वायर्ड नहीं है तो वो ऑडिट ना भी करवाए तो मसला नहीं है, लेकिन अगर वो अपॉइंट कर रहे हैं तो वो जब देखेंगे तो एथिकली उनके लिए ये ठीक नहीं होगा कि अपने किसी शेयर होल्डर को ऑडिटर अपॉइंट कर दें।
अच्छा जी, क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। अब आपको पता है जिन लोगों ने पास पेपर किए हुए हैं, पास पेपर में इस तरह के क्वेश्चन एक से ज्यादा दफा वो टेस्ट कर चुका है, और नेक्स्ट भी हम कुछ उम्मीद नहीं है कि इस तरह का क्वेश्चन आ जाए। मेरे ख्याल में ये एक आसान क्वेश्चन है। इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं कि सेपरेट आपको क्वेश्चन दे देता है वो, और सेपरेट मार्क्स होते हैं आपके सामने, एक एक पॉइंट करते जाएं और उसके रिक्वायर्ड जो मार्क्स हैं आप लेते जाएं, बजाय इसके कि एक बड़ा सा कम्प्लेक्स सिनेरियो बनाए और उसमें चीजें आपस में इंटरलिंक्ड हों और उसको आप लिंक कर करके क्वेश्चन में जो सिनेरियो है उसको चीजें लिंक कर करके आप मार्क्स लें। उसकी निस्बत इस तरह का क्वेश्चन आपका आसान होता है जिसमें अलग अलग चीजें होती हैं, जितना कर लिया उसके मार्क्स आपके पास आ गए। अच्छा जी, वन बाय वन देखते हैं। वो कह रहे हैं कि कुछ शेयर होल्डर्स हैं, उनके कुछ एतराजात थे जो कंपनी सेक्रेटरी को उन्होंने, जो उनकी मीटिंग हुई थी, एजीएम हुई थी, उसके बारे में जमा करवाए थे। अब आपने बताना है कि कौन से वैलिड थे उनमें से जो ऑब्जेक्शन उनके थे, और कौन से ऑब्जेक्शन उनको बस फजूल में बैठे शौकिया वो करे जा रहे हैं, लॉ उस चीज की इजाजत उनको नहीं दे रहा। वो कह रहा है नोटिस ऑफ द एजीएम वाज नॉट रिसीव्ड बाय देम थ्रू देयर रेजिडेंट इन पाकिस्तान एंड देयर रजिस्टर्ड एड्रेस have also been provided to the company। सोल्यूशन में जब हम आए तो आपको उसने बता दिया कि अगर वो आपने रजिस्टर्ड एड्रेस आपके पास शेयर होल्डर्स का है और आपने नोटिस उनको भेज दिया है, प्रॉपर एड्रेस है, ठीक है, सारा कुछ आपका, किसी भी किस्म का कोई इशू नहीं था उसमें, तो नोटिस आपका इट शैल बी डीम्ड कि नोटिस आपका पहुंच गया उन लोगों को। अगर कोई सिस्टम में इशू आ रहा है, उनको वहां पे रिसीव नहीं हुआ, तो उसकी वजह से आपकी मीटिंग इनवैलिड नहीं हो जाएगी। दूसरे पॉइंट में उसने कहा था कि मीटिंग आपकी जनाब शेड्यूल टाइम में स्टार्ट नहीं हो सकी थी जो 8:45 AM था, इसलिए वो कहता है कि जनाब ये तो इनवैलिड हो गई सारी मीटिंग, तो आप ये दोबारा मीटिंग कॉल करें। ये तो वही बात है कि मीटिंग हो भी गई, सारा कुछ हो गया, आपकी प्रोसीडिंग्स हो गई, जो रेजोल्यूशन पास करने थे वो हो गए, और उसके बाद किसी मेंबर को ख्याल आ गया जनाब कि ये तो 15 मिनट का गैप आ रहा है यहाँ पे, 8:45 पे स्टार्ट होनी थी, 9 बजे स्टार्ट हुई है, 15 मिनट लेट हुई है, इसलिए ये आपकी इनवैलिड हो गई है, अब नए सिरे से आप मीटिंग दोबारा से बुलाएं। तो आपको पता है कि इसमें आपको कंपनीज एक्ट ने जो टाइम दिया है वो 30 मिनट्स का दिया हुआ है, जो आपका रिक्वायर्ड टाइम है 30 मिनट्स है। अगर 30 मिनट्स के अंदर आप स्टार्ट नहीं करेंगे तो आपको मीटिंग एडजर्न करनी पड़ेगी और दोबारा बुलानी पड़ेगी। अब इससे केस में 15 मिनट में अगर स्टार्ट हो गई है तो ये उनका एतराज वैलिड नहीं है। अच्छा जी, तीसरे पोर्शन में वीडियो लिंक फैसिलिटी की बात की थी। आपकी मीटिंग हो रही है जनाब 10 फरवरी को, और 7 फरवरी को वो अप्लाई कर रहा है, तो वो कह रहा है कि वीडियो लिंक की फैसिलिटी मुझे नहीं दी गई। अब इसमें आपके ख्याल में क्या इशू हो सकता है? वो कहता है कि रिप्रेजेंटेशन फॉर वीडियो लिंक वाज नॉट अप्लाइड एटलीस्ट 7 डेज बिफोर द मीटिंग, इसलिए मिस्टर अफसर का जो ऑब्जेक्शन है वो वैलिड नहीं है। कम से कम 7 दिन पहले उसको अप्लाई करना पड़ेगा वीडियो लिंक की फैसिलिटी देने के लिए। और पार्ट में कह रहा है रेजोल्यूशन पास इन द जनरल मीटिंग वाज अप्रूव्ड बाय शो ऑफ हैंड्स, हाउएवर अ पोल शुड हैव बीन कैरिड आउट। अब इस पे आपकी लॉ की प्रोविजन क्या है वो आगे एक्सप्लेन हो गई। वो कहता है कि एज पर द एक्ट एनी जनरल मीटिंग रेजोल्यूशन पुट टू द वोट ऑफ द मीटिंग शैल बी डिसाइडेड ऑन शो ऑफ हैंड्स। आपकी जो पहली जो स्टेप होगा वो शो ऑफ हैंड्स ही होगा कि आप उसका फैसला शो ऑफ हैंड से करेंगे, लेकिन अगर पोल आपने डिमांड करना है तो वो उसी मीटिंग में आपको वो फैसला सारा होगा कि अनलेस ए पोल इज डिमांडेड, कि अगर वहां पे पोल डिमांड हो गया कि जनाब शो ऑफ हैंड्स में मुतमिन नहीं है तो आप जनाब पोल के जरिए इसका फैसला करें। तो वो कह रहा था कंसर्न शेयर होल्डर शुड हैव डिमांडेड ए पोल ऑन और बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स एंड नॉट आफ्टर द मीटिंग इज कंक्लूडेड। ऐसा नहीं है कि वहां रेजोल्यूशन पास हो गई, आपकी सारी डॉक्यूमेंटेशन भी पूरी हो गई, उसकी कम्युनिकेशन भी हो गई, और मीटिंग के बाद जाके कुछ मेंबर्स जो एग्री नहीं करते थे उस रेजोल्यूशन से, अब उन्हें ख्याल आया कि जनाब ये तो शो ऑफ हैंड से हो गई है, इसका पोल डिमांड करना चाहिए था, ये शो ऑफ हैंड से मुतमिन नहीं है। ऐसे नहीं होगा। अगर आपने करना है तो मौके पे आप खड़े हैं, वहीं पे जब रेजोल्यूशन आपकी वो पास हो रही है वहां पे आप ये डिमांड करें कि जनाब ये शो ऑफ हैंड्स नहीं होगी, मैं डिमांड पोल आप कर दें वहां पे कि पोलिंग करवाएं, इसकी पोलिंग के थ्रू इसका फैसला करें। आगे वो कह रहा है जनाब मिस्टर रुस्तम है जिन जो 50,000 शेयर्स हैं जिनके कंपनी में, उन्होंने अपनी 2 प्रॉक्सीज भेज दी हैं, एक मिस्टर सादिक है और मिस्टर उमर है।
कि 35,000 शेयर की रिप्रेजेंटेशन तुम कर दो जनाब और उमर इतने शेयर की रिप्रेजेंटेशन आप ले जाएं। वो कह रहा है कि अब कंपनी ने क्या किया है कि ओनली प्रॉक्सी विद 35 शेयर्स वर काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ वोटिंग। उन्होंने क्या किया कि यार एक से ज्यादा भेज दी हैं, आप ऐसा करें कि इनमें से एक को काउंट कर लें क्योंकि एक से ज्यादा वो भेज नहीं सकता। वो कहते हैं नहीं, आपको लॉ की प्रोविजन क्या कहती है कि मेंबर शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू अपॉइंट मोर देन वन प्रॉक्सी टू अटेंड एनी वन मीटिंग। अगर इस तरह की इजाजत वो दे दें तो कल को पता चले कि एक बंदे के पास इतने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, वो अपने सारे चाचे मामे ताए बच्चे उनको उठाए और आजो जी मीटिंग अटेंड कर लो, तुम भी मेरे प्रॉक्सी बन जाओ, तुम भी प्रॉक्सी बन जाओ, मीटिंग अटेंड कर लो। उन्होंने इस तरह की इजाजत नहीं दी। उन्होंने कहा है कि एक से ज्यादा प्रॉक्सी आप अटेंड भेज नहीं सकते मीटिंग अटेंड करने के लिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो जितने भी आपने प्रॉक्सी भेजे होंगे वो सारे इनवैलिड हो जाएंगे। इस तरह का सीन नहीं होगा कि उसमें से आप एक आधा एक्सेप्ट कर लें और बाकी को इनवैलिड कर दें। यहाँ पे ऑब्जेक्शन जो था शेयर होल्डर्स का वो वैलिड है कि आपने जो 35,000 शेयर वाला उनको एक्सेप्ट किया है वो गलत किया, आपको दोनों प्रॉक्सीज इनवैलिड है, वो एक्सेप्ट नहीं करने चाहिए। अगली बात वो कह रहा है कि FGM लिमिटेड होल्डिंग 20,000 शेयर्स ऑफ कंपनी वाज रिप्रेजेंटेड बाय मिस्टर जफर हु इज नीदर अ डायरेक्टर नॉर एन एम्प्लॉय ऑफ FGM लिमिटेड। तो इस पे उन्होंने एतराज कर दिया कि जनाब उन्होंने मिस्टर जफर को भेज दिया है, मिस्टर जफर ना तो उनके डायरेक्टर है ना मेंबर है। गली से जाते उन्होंने मिस्टर जफर को आवाज दी कि भाई साहब बात सुने, ये फलाफला जगह में मीटिंग हो रही है, आप हमें जनाब वो मीटिंग हमारे बिहाफ पे अटेंड कर रहे हैं। तो ये अब वो कहते हैं कि इजाजत नहीं है मेंबर्स के मुताबिक। अब जब हम लॉ को देखते हैं तो उन्होंने कहा है कि जो कंपनी शेयर होल्डर है आपके मीटिंग इंटाइटल्ड है वो मीटिंग अटेंड करने के लिए, तो उनको इजाजत है कि वो किसी भी बंदे को भेज दें, वो उनकी मर्जी है। शेयर होल्डर वो है, मालिक वो है, वो उनकी मर्जी है कि किसी भी बंदे को भेज दें। उनके ऊपर इस किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि उनका डायरेक्टर या मेंबर ही आके आपकी मीटिंग अटेंड करेगा। इसलिए आपका ये एतराज भी इनवैलिड हो गया। जो उसकी अपॉइंटमेंट की थी मिस्टर जफर की, जो वोट है उनका वो वैलिड हो गया आपका। तो ये थे जी हमारे आज के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आंसर आपके साथ शेयर हो जाएंगे LMS पे। इसके अलावा मेरे पास अगर कोई मटेरियल होगा मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के साथ शेयर हो जाए, या अगर कोई हमें प्रैक्टिस सेशन एक और रखना पड़ा, कम चांसेस है उसके, तो वो हम कर लेंगे। प्रॉक्सी उन्होंने कहा है कि मस्ट बी अ मेंबर, लेकिन जब आपको उसने इजाजत दी है, दूसरी कंपनी आपकी शेयर होल्डर है, उन्होंने जब प्रॉक्सी अपॉइंट करना है तो उनको इसकी एक्सेप्शन दी गई है मेंबर होने की प्रॉक्सी की, कि वो किसी भी बंदे को अपॉइंट कर सकते हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं जनाब मटेरियल आपका जो मेरे पास मैक्सिमम होगा, मैंने वही कहा है कि जो मटेरियल मेरे पास होगा जी, आपकी जो कंपनी मेंबर है आप उसको कह सकते हैं, जैसे आर्टिफिशियल पर्सन, अगर आपका कोई मेंबर है, आर्टिफिशियल पर्सन आपका पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, कंपनी हो सकती है, तो उनको इजाजत दी गई है कि वो अपॉइंट कर सकते हैं। फ्री सेशन वाले मैं कंफर्म कर लेता हूं कि LMS पे अगर उनको भी एक्सेस मिल जाए ये क्वेश्चंस डाउनलोड करने की। अगर नहीं है तो मेरा नंबर आप लोगों के पास अवेलेबल है, आप रब्ता करें, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा ये नोट्स, ताकि इंडिविजुअल प्रैक्टिस हो जाए, जितने मैक्सिमम लोगों का फायदा हो सकता है वो हो। तो प्रैक्टिस सेशन उम्मीद है इफेक्टिव रहा है। इसके अलावा आपकी अब तैयारी स्टार्ट होनी है, क्लासेस चूंकि ख़त्म हो चुकी हैं। तो जनाब बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं का। मुझे उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट के साथ आएंगे। जो रिजल्ट आपका आएगा तो हमें आप यही बताएंगे कि सर पास हो गए हैं या मेरिट सर्टिफिकेट या गोल्ड मेडल ले लिया है। बहुत से बच्चे माशाल्लाह बड़ी मेहनत करने वाले भी हैं। ये नंबर आप लोगों के साथ में शेयर कर लेता हूं जिन लोगों के पास नहीं है। एग्जाम में कुछ बातें जो मैं पहले भी आपको बताता रहा हूँ, फिर मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि एग्जाम में जब आपने जाना है तो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपकी होती है वो आपका कॉन्फिडेंस होता है। कॉन्फिडेंट होके जाना है। अगर कोई कमी बेशी रह भी जाती है तैयारी में तो आपने 50
मार्क्स लेने होते हैं, वहां पे 100 मार्क्स नहीं लेने होते, 50 मार्क्स लेके आपने पेपर अपना पास करना होता है। तो अगर कोई कमी कोताही रह गई है तैयारी करते हुए, कोई एक आधी चीज मिस हो गई है, पहली तो कोशिश ये करें कि अभी टाइम आपके पास है, पेपर डिले हुए हैं, टाइम ज्यादा मिल गया आपको तो आप कवर करें। नहीं भी होता तो आपने कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना उस बात की वजह से, बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके पेपर में जाना है, जितना मैक्सिमम आपको आएगा आप वहां पे सॉल्व करें और कॉन्फिडेंट होके करें। आप अगर कॉन्फिडेंस लूज कर जाएंगे तो जो आपके एरियाज स्ट्रॉन्ग है, जो आपने तैयार भी किए हुए हैं, आप वो उनमें भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। इंश्योरेंस और बैंकिंग बिल्कुल बोरिंग, जिस तरह आप लोगों के पढ़ने के लिए बोरिंग है, आप खुद आइडिया लगाएं कि जो बंदा पढ़ा रहा होता है उनके लिए भी बोरिंग ही होती है। हमें आइडिया होता है कि बच्चों के लिए कुछ सेक्शन बड़े बोरिंग है। मैंने आपको बताया था कि इंश्योरेंस और बैंकिंग आपने बहुत ज्यादा टाइम उन पे नहीं लगाना। लीव करना कोई मसले का हल नहीं है। कुछ नोट्स हैं आपके थोड़े थोड़े हैं, मेरा ख्याल है कि 25-30 पेजेस बनते हैं, वो एक एक दफा उनको पढ़ के चले जाएं, थोड़ा सा टाइम लगा लें, आधा घंटा घंटा, तो आप अपना जो ऑर्डिनेंस आपके पास अवेलेबल है, जो बुक आपने लेके जानी है, उसमें आपको एक दफा आइडिया जरूर हो जाए कि वहां पे चीजें लिखी हुई कैसे हैं। आप कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन वहां पे हाईलाइट कर लें सिर्फ, ताकि पेपर में अगर उसमें से टेस्ट हो जाता है, आपके पास टाइम अवेलेबल होता है, तो मार्क्स आपके अगर इजी आए तो आप मार्क्स में लूज कर जाए। क्योंकि इस तरह का जो टॉपिक होता है बैंकिंग इंश्योरेंस, जो थोड़ा सा कम्प्लेक्स चीजें होती हैं, जो टेस्ट टाइकर नहीं करता, तो उसमें जनाब चांसेस ये होते हैं कि इजी मार्क्स आपसे टेस्ट करेगा वो। आवाज अब आ रही है जी आप लोगों को आवाज? अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि बैंकिंग और इंश्योरेंस का, कि वहां पे चांसेस आपके ये हैं कि इजी मार्क्स टेस्ट करेगा, बड़ी सिंपल से आपके क्वेश्चन वहां से पूछेगा। इसलिए अगर आप छोड़ के चले जाएंगे तो 3, 4, 5, 8 नंबर अगर आ जाते हैं तो बाद में बड़ा अफसोस होता है कि यार बड़े आसान थे, तो सामने चीजें लिखी हुई थी। उसमें सिनेरियो बेस्ड आपको नहीं आएगा, सीधा कॉपी पेस्ट आएगा। इसलिए उसको आप हाईलाइट जरूर करके लेके चले जाएं, ताकि वहां पे आप बुक ओपन कर लें और क्वेश्चन सॉल्व करने के काबिल हो जाए। तो एग्जाम की मैं बात कर रहा था, पहली बात मैंने कॉन्फिडेंस की थी कि कॉन्फिडेंस आपने लूज नहीं करना। ये सिर्फ लॉ के लिए नहीं है, बाकी पेपर्स के लिए भी है कि कॉन्फिडेंट अगर आप होंगे तो जो कमी कोताही आपकी रह जाती है वो कवर हो जाती होती है। वहां पे जब आप पेपर में जाके बैठते हैं तो बहुत सी चीजें आप कवर कर जाते हैं। 50 मार्क्स लेके आपका जो पास करने वाला हदफ है वो पूरा हो जाता है। अगर आप ये टेंशन लेके बैठ जाए वहां के, मैंने मेरिट सर्टिफिकेट लेना है और सिर्फ पास हुआ हूँ, तो ये एक अलग बात है। मेरिट सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जाहिर है 50 मार्क्स से ज्यादा लेने पड़ेंगे आपको अगर आप सिर्फ 51-52 पे पास हो रहे हैं। दूसरी चीज, जो 3 घंटे हैं आपके वो पेपर के, वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उसमें आपने जाके बिल्कुल उतनी ही मेहनत आपको करनी पड़ेगी जितनी आप अब कर रहे हैं। ये आपके जो कोई भी पेपर आप आई कैप का देते हैं, ये दो आपके समझने के फेज होते हैं। पहला फेज है ये जो अब हम तैयारी कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, ये 50% है। दूसरे फेज वो 3 घंटे होते हैं, 3 घंटे 15 मिनट होते हैं, वो 50% वो होता है आपका। अब आप ये 6 महीने टका के आप मेहनत कर लें, सारा कुछ तैयार करके चले जाएं, लेकिन अगर आप उन 3 घंटों में जाके अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, अच्छी तरह मैनेज नहीं करेंगे अपने 3 घंटे, तो कोई फायदा नहीं होगा इन 6 महीनों की मेहनत का। आप 6 महीने बाद दोबारा जाके बैठे होंगे। तो उस पर लाजमी फोकस करें कि उन 3 घंटों को आपने कैसे मैनेज करना है। और उन 3 घंटों में भी सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो आपके 15 मिनट्स होते हैं, जो रीडिंग टाइम आपको मिलना है। रीडिंग टाइम में आपकी स्ट्रेटजी बड़ी अच्छी होनी चाहिए, उनको जाया नहीं करना 15 मिनट को। बास पॉइंट्स उसमें ऐसा करते हैं कि पेपर सामने आया और ओवरऑल सिर्फ नजर मार लेते हैं कि यार क्या क्या पूछा है उसने, और उसमें भी अगर कोई इस तरह की बात वो पूछ ले जो आपने टॉपिक छोड़ा हो, तो आपके 15 मिनट तो एक वो रीडिंग टाइम भी जाया हो जाता है। यार ये क्या हो गया, 15 मिनट का 15 नंबर का क्वेश्चन तो वो आ गया जो मैंने पढ़ा हुआ नहीं है, और अगले 15 मिनट आप परेशानी में इसी में गुजार देते हैं और अपने 3 घंटे आप सही तरह मैनेज नहीं करते। अगर कोई चीज ऐसी आ जाती है आपके सामने जो आपको नहीं आती, आपने छोड़ा हुआ है वो टॉपिक, परेशान नहीं होना। आपके पास 8 या 10 नंबर वो अगर निकल भी गए हैं तो बाकी 90 मार्क्स अवेलेबल हैं, जिसमें से आपने 50 लेने हैं। मैं बार बार कहता हूं कि आपने 50 नंबर लेने हैं पास करने के लिए। आई कैप कभी भी आपसे ये रिक्वायर नहीं करता कि सारे क्वेश्चन ही ठीक करके जाने हैं या सारे क्वेश्चन सॉल्व करके जाने हैं। आपने 50 नंबर लेने हैं, आप आधे क्वेश्चन में से ले लें, आप सारे क्वेश्चन करके ले लें, मकसद है 50 मार्क्स, उसके पीछे आपने भागना है। मेन मकसद आपका वो है, और परेशान नहीं होना सिर्फ इस वजह से कि 1 या 2 क्वेश्चन आपको नहीं आते।
अब जो रीडिंग टाइम की यूटिलाइजेशन है, मेरे ख्याल में उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि पेपर आपके सामने आता है, आप जाहिर है 5-6-7 मिनट लगा के एक नजर मारते हैं उस पर जो पूछा होता है उसने। अब हर बंदा जो तैयारी करके जा रहा है उसके कुछ एरियाज बड़े स्ट्रांग होते हैं। कोई बंदा होगा ऐसा जो डायरेक्टर्स वाला पोर्शन उसको बड़े अच्छे तरीके से आता है, कोई बंदा होगा जिसको शेयर कैपिटल वाला पोर्शन बड़े अच्छे तरीके से आता है। अब ये इंडिविजुअल है कि आपको पता है कि आपका स्ट्रांग एरिया कौन सा है। तो जब आपने एक ओवरऑल नजर मार ली उस क्वेश्चन पेपर के ऊपर, अब आपने वो क्वेश्चन पकड़ना है जो आपके ख्याल में एरिया आपका स्ट्रांग है और आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो बाकी जो 10 मिनट आपके पास रीडिंग टाइम में बचे होंगे, आपने वो क्वेश्चन पढ़ना है, अच्छी तरह उसको पढ़ के प्लान करना है कि आप किस तरह जनाब इसको सॉल्व करेंगे आंसर शीट। ये सिर्फ लॉ की बात नहीं कर रहा, आप में से बहुत से बच्चे बाकी पेपर भी दे रहे होंगे, उनमें भी ये चीजें एप्लीकेबल है। खासतौर पे जो न्यूमेरिक सब्जेक्ट है आपका, रिपोर्टिंग हो गया, बीएफडी हो गया, वहाँ ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि 15 मिनट में आप अगर अपना एक क्वेश्चन प्लान कर लेते हैं जो 18 से 20 नंबर का होता है, तो जब आपके सामने आंसर शीट आएगी तो 18 से 20 नंबर का क्वेश्चन आपने अगर अच्छे तरीके से उन 15 मिनट में प्लान कर लिया होगा, तो 15 से 20 मिनट में ही आप उनको उसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे। और जो पहले क्वेश्चन आप कर रहे होते हैं, जाहिर है जो आसान क्वेश्चन आता है या आपका स्ट्रॉन्ग एरिया होता है, उसमें अमूमन बच्चे 90% मार्क्स या 90% 90 प्लस मार्क्स ले रहे होते हैं। तो आप अगर 18 से 20 मिनट में 15 से 18 नंबर अपने कवर कर लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा, हाई हो जाएगा कि अब मेरे पास जनाब 30 मार्क्स रह गए हैं जो मैंने लेने हैं, ये 35 मार्क्स और टोटल 80 मार्क्स हैं। तो इस तरह आपने इसको लेके चलना है कि स्टार्ट में आपने कोशिश करनी है कि मैक्सिमम आप मार्क्स 50 तक जो आप लेके जाना चाह रहे हैं उनको कवर करें। उसके बाद जो मसले मसाइल वाली चीजें हैं उसके लिए आपके पास एंड पे टाइम अवेलेबल होगा, जब आप अपने 50 मार्क्स पूरे कर चुके होंगे आपके ख्याल में, तो वो टाइम आपके पास अवेलेबल होगा एंड पे, जो चीजें आप पीछे छोड़ चुके होंगे आप उनको सॉल्व कर सकेंगे। तो 15 जो आपके मिनट्स हैं उसको यूटिलाइजेशन का तरीका मैं मेरे ख्याल में जो बेस्ट है वो यही है। एक ओवरऑल तो आपने नजर मारनी ही होती है, एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन जितने आप मैक्सिमम कर सकते हैं उसमें वो प्लान कर लें ताकि आंसर शीट आपके सामने आते ही आप उसको स्टार्ट करें और मिनिमम टाइम में आप अपने वो एक या दो क्वेश्चन अपने सॉल्व कर लें। दूसरी बात जो मैंने आपको पहले भी बताई थी कि टाइम ज़ाया नहीं करना। किसी क्वेश्चन में आप अगर फंस रहे हैं, कोई चीज़ आपको मसला कर रही है, तो उसमें आपने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, अब अगले क्वेश्चन पे जाना है, क्योंकि अगले क्वेश्चन के पहले कुछ मार्क्स आपके लिए बड़े इजी होंगे गेन करने। तो आप 40 प्लस पे अगर आप रहेंगे तो ये आपकी नाअहली होगी उन 3 घंटों में। 40 प्लस पे अगर वो बच्चा रहता है तो हम उसको कहते होते हैं कि उसकी तैयारी बड़ी अच्छी थी, उसने अपने 3 घंटे अच्छे तरीके से वो मैनेज नहीं किए पेपर वाले, उसमें उसके हाथ पांव फूल गए। तो आप अगर फंसे रहेंगे कुछ चीजों में जो आपको नहीं आ रही, वहां पे उस पर सोची जा रहे हैं आप, और फिर 5-7 मिनट सोचने के बाद भी आप गलत लिख देते हैं और उसके बदले आप अपना अगला क्वेश्चन 10-12 नंबर का आपका रह जाता है और आप 45-46 पे खुदा ना खास्ता रह जाते हैं, तो आपको बड़ा दुख होगा और ये वाकई गलत बात होगी कि 3-4 नंबर आप अपने अगले क्वेश्चन में से ले सकते थे, वो 10 या 12 नंबर वाला था। इसलिए कोशिश करें लॉ में कोई चीज छोड़ के ना जाए। बैंकिंग इंश्योरेंस अमूमन छोड़ के जाते हैं लोग, उनको एक एक रीडिंग लाजमी दे लें, ज्यादा टाइम उस पर नहीं लगाना। कि टेस्टिंग अगर उसमें से करेगा भी तो बड़ी सिंपल टेस्टिंग होगी, तो आपको रीडिंग आपने की हो तो आपको आइडिया जरूर हो उसमें से आपके 50% मार्क्स को कम से कम आप जरूर उसमें ले सकें। इसके अलावा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर किसी के जेहन में कोई क्वेश्चन है तो वो जरूर पूछे जी। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। व्हाट्सएप पे जो लोग कहेंगे उनके साथ वहां शेयर हो जाएगा, एलएमएस पे तो आपके साथ शेयर हो ही जाना है। अच्छा, मल्टीपल सेक्शन को जो हिट करता है, अब ये मैक्सिमम कम्प्लेक्स सिनेरियो यही हो सकता है आपका कि एक आपके सामने क्वेश्चन वो आ जाए और वो मल्टीपल जगह पे आप उसकी लिंक कर रहे हो, लेकिन जब मल्टीपल जगह पे जा रहा होगा तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक पॉइंट आपका कंपनीज एक्ट में से है, एक आपका सीसीजी में से है या एक आपका सिक्योरिटीज एक्ट में चला गया, ऐसे नहीं होता।
जहां पे भी आप जाएंगे 3-4 पॉइंट आपके उसके बारे में वो कंपनीज एक्ट में होंगे, एक लिस्ट होगी। इसी तरह सीसीजी में अगर गाइडेंस है तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको वो बता देगा कि जनाब मुझे सीसीजी के हवाले से इसका आंसर करें या कंपनीज एक्ट करें, या अगर उसमें स्किप करना है तो आई कैप का एक ये तरीका भी है जो हमने मॉडल पेपर में देखा था, तो बता देता है कि कंपनीज एक्ट के मुतालिक जो इसकी कंपनीज एक्ट में प्रोविजंस है उसको मैं नहीं आपको पूछ रहा। तो वो इतनी मेहरबानी जरूर करेगा। इस बारे में हमने आई कैप के साथ डिस्कशन भी हुई थी कि आप लॉ का रेफरेंस जरूर दें, जिस लॉ के रेलिवेंट आप उनको क्वेश्चन बच्चों को पूछ रहे हैं। तो उम्मीद है कि इस तरह की आई कैप को हरकत नहीं करेगा, अगर करता है तो एक आधे क्वेश्चन में आपको वो बता देगा कि ये कंपनीज एक्ट के मुताबिक मुझे इसकी प्रोविजंस एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, आप सिक्योरिटीज एक्ट के हिसाब से इसका आंसर करें। अगर वो मिक्स आ भी जाता है तो उसके मार्क्स के हिसाब से आप फिर उसको वहां पे सॉल्व करेंगे कि कहाँ कहाँ से मैं प्रोविजन लिख के अपना मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकता हूँ। थोड़ा सा यही आपका कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होगा इसमें। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे जी, क्यों नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। आपका मेरे ख्याल में तो 25 to 30% का पेपर आपका थ्योरेटिकल होगा। आपको जब उसने क्वेश्चन एक दे देगा, 3-4 लाइन का क्वेश्चन होगा 8 नंबर का, तो वो पूछेगा, आपने मॉडल पेपर भी देखा होगा, उसमें भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। एक मुझे अगर याद पड़ता है उसमें एक चेंज ऑफ नेम वाला कंपनी का था क्वेश्चन, 8-10 नंबर का उसने पूछा था। इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं, थ्योरेटिकल जरूर आएंगे। आपके पास बुक अवेलेबल होगी, आप कर सकते हैं उसको बड़ा इजीली। इस सेक्शन का रेफरेंस देने की आपको जरूरत नहीं है। आपने प्रोविजन वहां पे, मैंने आपको पहले भी, हमने जब ये प्रैक्टिस कर रहे थे तो मैंने बताया था कि आप उसको हल्का सा प्रोविजन उसको लिखें वहां पे कि ये लॉ मुझे कह रहा है, और आगे सिनेरियो के साथ उसको लिंक करें। मैंने देखा कि एक बड़ी गलती बच्चे यहाँ पे ये करते हैं कि अगर कुछ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आपका आया है तो वो पहले पूरी लॉ की प्रोविजन लिखते हैं, आधा पेज उसके ऊपर लिखेंगे, फिर अगले पोर्शन में जाके आधा पेज जो लिखेंगे वो सिनेरियो के साथ लिंक करके उसको आंसर करते हैं। ऐसा नहीं करना। आपने जो आपकी फर्स्ट प्रैक्टिस है उसमें ही उसको लिंक करना है, जो सिनेरियो आपको दिया है उस प्रोविजन के साथ प्रोविजन का हवाला देना है, और उस सिनेरियो को आपने एक्सप्लेन कर देना है जाके। बिल्कुल अलग अलग आपने टाइम वेस्ट नहीं करना कि पहले सेक्शन लिखें और उसके बाद उसको एक्सप्लेन करें। अच्छा, वीडियो लिंक का बच्चे ने सवाल भी पूछ लिया, जवाब भी आपको मिल गया जी। इसके अलावा कोई इशू अगर आ रहा हो आप लोगों को, नंबर मेरा आप लोगों के पास अवेलेबल है। किसी भी टाइम पे आपको पढ़ते हुए किसी सेक्शन में इशू आता है, कोई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मसला आता है, तो आप लोग मेरे साथ व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह वहां पे बाकी क्वेश्चन आपके रिजॉल्व हो जाएंगे। बहुत से बच्चे मेरे साथ पहले भी राब्ते में रहते हैं, तो आगे भी इंशाल्लाह आपका वहाँ पे राब्ता रहेगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। अच्छा परफॉर्म करें आप वहाँ पे। जो मैंने बातें आपको बताई हैं, अगर आपको लग रहा है कि ये बातें ठीक है तो इनको ज़रूर फॉलो करें। एग्जाम में जो 3 घंटे हैं अब वो बड़े इंपॉर्टेंट है। जो पहले वाले 6 महीने थे उसमें से मैक्सिमम पोर्शन आपका गुजर चुका है, अब आपने खुद पढ़ना है आगे, और उन 3 घंटों पे लाजमी फोकस करना है, तैयारी करते हुए साथ साथ उसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है कि मैंने उनको कैसे मैनेज करना है। तो जज़ाक अल्लाह जी। कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप नंबर मैंने दे दिया, व्हाट्सएप पे मेरे साथ रब्ता कर लें। व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर दिया करें, जैसे ही मेरे पास टाइम मैं फ्री होगा, अवेलेबल होगा टाइम, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। कुछ बच्चे पहले मेरे साथ रब्ते में रहते हैं, उनको मैं कोशिश तो करता हूँ कि उनको मैं रिप्लाई कर सकूँ। कुछ टाइम आगे पीछे हो जाता है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि उनके आंसर्स मैं दे सकूँ। तो आपको अगर कोई इशू आए तो आप व्हाट्सएप पे मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। तब वहाँ पे जितने भी इश्यूज आपको होंगे कोई टॉपिक पढ़ते हुए, तो उसमें बाकी लोगों का फिर टाइम उसमें वेस्ट नहीं होगा। आपको क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है, मुझसे पूछें और मैं आपको आंसर करूंगा। जज़ाकल्लाह जी। इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट आएगा आपका। ये सेशन आपका कंप्लीट हो रहा है, बहुत शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स एंड फॉर योर रिजल्ट।
And that's all for today, and that's all for this session.